चलिए ठीक है आप लोग, हम बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। आप अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी सिंगल वर्ड तो है ये, पर इसको एक दिन में आप डेवलप कर नहीं सकते। इसके लिए तो फिर आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, और कहीं ऐसा भी नहीं हो जाए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के चक्कर में आपकी ओरिजिनलिटी गायब हो जाए। उसको रखते हुए और इन्हांस करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, सो दैट यू कैन फेस गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू। हम बात करने वाले हैं आज आपको नेक्स्ट जो डेज आपके आएंगे, अपकमिंग जो डेज आने वाले हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं ताकि यहाँ से थोड़ी सी आपकी शुरुआत हो जाए। पहला और बहुत बेसिक तो यही रहेगा कि आपके पास एक अच्छी डायरी हो, उसमें आप कुछ चीज़ों को नोट करते चलें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें हम क्या भूलते बहुत जल्दी हैं। आप सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से उन चीज़ों को लिखते जाएंगे, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो आपका जो बेसिकली इंटरव्यू होगा कि ठीक ठाक अभी समय मिलने वाला है, आपकी भरपूर मैं मदद करूंगा इसमें। कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों को लेकर, हॉबीज़ को लेकर, सिचुएशनल क्वेश्चंस को लेकर, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेकर मदद करने वाला हूँ। देखिए, बेसिकली अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसको विभाजित करें कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसा देखा जाए तो ये एक जो सर्कल है, इस सर्कल को कैसे आप टेबल में बदल सकते हैं। जैसे इंटरव्यू का जो सर्कल है उसको आप टेबल में कैसे बदलेंगे, इसको लेकर हमने कई सारे विचारणीय जो बिंदु हैं उन पर अपनी विवेचना होने वाली है। देखिए, इसमें पहला है आपका इंट्रोडक्शन, एक एक पर बात करेंगे। दूसरा आपकी क्वालिफिकेशंस को लेकर, क्वालिफिकेशंस की भी फिर सब कैटेगरीज हमने बनाई हैं। तीसरा होगा आपका डिस्ट्रिक्ट और होम टाउन को लेकर, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको अभी से कैसे प्रिपेयर करना, सब पे बात करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, दूसरा आपका क्वालिफिकेशंस का पार्ट हो गया, तीसरी जो कैटेगरी है आपके डिस्ट्रिक्ट और होम टाउन की होगी, थर्ड नंबर की। चौथा सिलेबस, सिलेबस कौन सा? आरएस मुख्य परीक्षा का। इंटरव्यू में अधिकतर देखा गया है कि मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस के बिंदु हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल सीएसआर लिखा हुआ है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, रीत की अवधारणा पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेबस पर बात करेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पांचवा जो अपना कैटेगरी है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में आपको डे टू डे का करंट नहीं पढ़ना है, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। छठवा जो आपका बिंदु है वो होगा हॉबीज को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कंफ्यूजन भी रहता है और वो ठीक से इस पर परफॉर्म कर नहीं पाते हैं कि हॉबीज का चुनाव हम कैसे करें, क्या क्वेश्चन स्वाभाविक पूछे जा सकते हैं। अब हॉबीज का बेसिकली, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं या फिर आप कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं, तब हॉबीज सही में हॉबी होती है। गांव में रहने वाले बच्चे, ग्रामीण पशु में हिंदी मीडियम वालों को तो अभी तक नहीं समझ में आया कि उनकी हॉबी क्या है। कैसे न कैसे करके काम तो हम उनका भी निकालेंगे। फिर आपकी कुछ ये प्लस और माइनस दो चीजें लिखी हुई हैं, वो आपसे मान लो तुरंत पूछ लें कि कोई आपकी दो स्ट्रेंथ बताओ, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में है। और फिर पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं, दो तीन, जो कि आप में है। अब कमी में ऐसा नहीं बता सकते ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है सर, फिर वो कहेंगे फिर आप आरएस के लायक नहीं। कमी ऐसे बताएं कि वो उस पर आगे क्वेश्चन भी नहीं बने और उससे एग्जामिनर, इंटरव्यू बोर्ड जो वो लिंक कर पाए। जैसे आप मान लो बोल दो कि सर एक्चुअली मेरे फैक्ट बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाते हैं, पहला। और दूसरा ऐसा बता सकते हो, सर मुझे
लेट तक पढ़ने की आदत है, तो अब वो कमी भी नहीं है और कमी भी है। सर मुझे चाय बहुत ऐसा, मैं ऐसा लगता है कि मुझे चाय का मुझे एडिक्शन है। अब ये कोई कमी नहीं हुई, पर कमी आपने बता भी दी। तो आपको सर मैं कट्टरपंथी, मुझे दूसरे धर्म वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो फिर गड़बड़ हो सकता है। ऐसा कुछ हम इनके मिडल पाथ निकालेंगे बीच के रास्ते, ताकि आपको ठीक से चला जाए। फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है इसी में, वाई यू, हम आपका ही चुनाव क्यों करें। तो ऐसा लेकर हॉबी, आपके कुछ स्ट्रेंथ वीकनेसेस, आपका चुनाव क्यों, ऐसा कुछ करके तैयार करना है। बात करेंगे इस पर भी। सातवां जो बिंदु है बेसिकली वो है सिचुएशनल क्वेश्चंस। ऐसा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, जिसमें आपसे ये वो पूछ सकते हैं कि फला फला सिचुएशन है और उसमें आपका एसडीएम या डीवाईएसपी भेजा गया है, आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे आप डिसीजन लेंगे, निर्णय कैसे करेंगे। ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो इनका प्रिडिक्शन संभव नहीं है कि वो क्या पूछ ले, पर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए कई बार तो सॉरी बोलने का भी आपका क्या तरीका होता है। एक तो बोलते मुझे नहीं पता, और एक ये बोल सकते हैं कि सर माफ़ी चाहता हूँ, अब भी मुझे ये याद नहीं आ पा रहा कुछ फैक्ट, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। ये बात उनको बोल के आनी है। उनको ये मैसेज नहीं देना कि सर आज इंटरव्यू हो गया, जाते ही उन बुक्स को इतना फेंकूंगा जोर से कि कहीं ऊपर रख दूंगा और मैं मजे करूंगा। उनको ये कहना, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कहना सर माफ़ी चाहता हूँ मैंने पढ़ा है इसको, मुझे टेबल याद थी सारे प्रेसिडेंट्स की, अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको जाके ज़रूर देखूंगा। अब ये एक सॉरी बोलने का तरीका ये भी तो हो गया, थोड़ा सा लंबा भी खिंच गया, समझ गए ना, अपन को टाइम भी तो थोड़ा सा कंज्यूम करवाना उनसे। माफ़ी चाहता हूँ सर अभी मुझे ध्यान नहीं है, पर मैं जाके इसको ज़रूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ऐसा करके। तो आप अगर लिखना चाहें इसको, तो हमने आपके जो पार्ट्स हैं इंटरव्यू के, उनको हमने 7 भागों में डिवाइड कर लिया, 7 पार्ट्स हमने बना लिए इसके। ठीक है, एक एक पर हम बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है, ये एक आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है एक सेंस में देखा जाए तो। हाँ, इस पे अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, कुछ हेल्प चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये कोई पेड होते नहीं है, फ्री का है, ऑफलाइन, ऐसा नहीं कि आपको बुला के आपकी सारी फ़ोटो डिटेल हम ले लेंगे फिर हमारे छापने के काम में आएगा। ना टीआरओ का छापा, ना आरएस भर्ती का पहले छापा, बहुत सारे बच्चे लगते तो है ही, पर वो फिर लगने के बाद उनको हम क्यों घसीटे कि अब आप, क्योंकि उन्होंने हमें फीस दी, उन्होंने ऐसे पढ़ाई करी, फिर उनको लगने के बाद ऐसा क्यों कहेगी अब आप हमारे लिए, हमारे आप ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करो। वो भी तो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो फ्री रहेंगे। ये वाले नंबर अगर शो हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस नंबर पे आप मैसेज जरूर डाल दें अपना इंटरव्यू का लिख के। जो बच्चे केवल इंटरव्यू का अभी वाला इंटरव्यू दे रहे हैं, वो जो हेल्प हो पाएगी वो कर दी जाएगी इधर से। क्लियर। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब बेसिकली तो ये होता है, हम सारी बातें कर लेंगे, बेसिकली तो यही होता है कि इंट्रोडक्शन में कम से कम आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो तो कम से कम नहीं उनको शो हो। अब दो स्थितियां यहाँ पे बनती है, एक ऐसी बन सकती है बिना अपना नाम बताए आपका इंट्रोडक्शन शुरू करें आप, वो यहाँ भी सिचुएशन डाल सकते हैं, ऐसा डालेंगे नहीं, आपको बहुत नॉर्मल करेंगे, ऐसे जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आपको ऐसा ही फील होगा। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएंगे बैठेंगे, हम क्या जब भी किसी सिचुएशन में आते हैं हम 2-3 मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं, और वो बोर्ड अच्छी तरह समझता है इस बात को। उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सेना की भर्ती कर रहे हैं कि बस अभी अभी का अभी तुरंत चाहिए। वो आराम से पूरा समय देते हैं कि हाँ अब नॉर्मल हो गए। उनको चूंकि क्वेश्चन पूछने हैं
घबराया हुआ आदमी या टेंशन में आदमी क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाएगा। जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो इंटरव्यू कैसे लेंगे आपका। तो पूरा समय देख के आपको फिर आराम से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं अपने एंड पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो फिर जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से अपना आंसर देंगे। देखिए इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है बेसिकली ये असल में, क्योंकि हम पूरा होलिस्टिक तैयार कर रहे हैं ताकि आपको शुरुआत से एंड तक सब समझ में आ जाए। आप शुरुआत अपना इंट्रोडक्शन अपने तो नेम से होता है, नाम से। अब नाम आपका कुछ भी हो सकता है, इस नाम के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ऐसे ये ट्रेडिशनल तरीके हैं इंटरव्यू के, और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको फिर समझ में आ जाएगी कैटेगरीज, ताकि चीज़ों को आप बिल्ड कर पाए अपने दिमाग में। आपका जो नेम मान लो कौन सा नेम, पंकज ले लेते हैं, राजीव ले लेते हैं, इंदिरा ले सकते हैं, प्राची ले सकते हैं, अलका ले सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। महेश ले सकते हैं, राजेश ले सकते हैं, लोकेश ले सकते हैं। अब चूंकि मुझे आपका नाम पता नहीं है, आप कहाँ बैठ के क्लास देख रहे हैं, किस सिचुएशन में देख रहे हैं, इस बार के इंटरव्यू के लिए देख रहे हैं, अगली बार के लिए देख रहे हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं वो देख रहे हैं, वो तो अप टू यू। देखिए किसी का नाम ये है, किसी का नाम ये, किसी का ये, किसी का ये। आपको एटलीस्ट आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम का पर्यायवाची क्या है, आपके नाम का से प्राची का प्रतीची विलोम शब्द होता है, तो आपके नाम का कुछ विलोम शब्द क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। आपके नाम की, जैसे किसी का नाम लोकेश, तो पूछेगा कि लोकेश में संधि बताओ भाई, ऐसा ही पूछ लिया मान लो, तो वहां आपको ब्लैंक नहीं होना है। शुरुआत तो आपके नाम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ले रहे हैं, तो आपके अपने नाम से आपने शुरुआत कर ली, ठीक है। अब देखिए नाम के बाद में आपका जन्म होता है, तो आप ऐसे जन्म पहले ही हो जाता, आई नो, पर नाम के बाद में हम जो आगे प्रोसीड करते हो डेट ऑफ बर्थ की तरफ करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में हम कुछ अज्यूम करके चलेंगे, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1992 है, किसी का 1986 है, किसी का 84 है, किसी का 1995 है, किसी का 2002 है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा ये काम कर लेना है कि जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ XYZ 1986 है, तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक तो है ही कि कोई पूछ ले आपसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1986 है, कोई मेजर इवेंट आपको याद आ रहा है क्या 1986 का, आपके जन्म वाला सारे नहीं याद रखने। आप बता सकते हैं सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद में, 1986 में, 84 के बाद 86 में इसको लागू कर दिया गया था। समझ आ गया ना। कंसर्न ये है इनमें किसी भी ईयर का जो केवल आपसे एसोसिएटेड है उसका आपको डेट याद रखना। जैसे मान लो कोई कहे कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1986। अब ऐसा नहीं कि बाल की खाल निकालेंगे छोटी छोटी, बहुत फेमस आपको पता 24 अप्रैल का डे पंचायती राज के लिए भी है, केशवानंद भारती केस के लिए भी है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के लिए भी है, और अपनी फेमस पर्सनैलिटी और डिग्नेटरी सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है। उस दिन आपका है तो बढ़िया कुछ चीज़ें आप किसी याद रख सकते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो 5 जून हो सकता है, 5 जून, किसी का 22 अप्रैल हो सकता है। बताएंगे सर विश्व पर्यावरण दिवस अब क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा विश्व पर्यावरण दिवस का थोड़ा सा इतिहास क्या, ज़्यादा नहीं है, इतना समय नहीं है कि आपसे पूरा निबंध लिख पाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको आप हल्का सा दिमाग में रख लें बस,
समझ में आ गया? नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपसे शुरुआत होती है। अब चलते हैं, जब आप जन्म हुआ, नाम रखा, बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस की, आप स्कूल में गए। अब यहाँ पे आपकी पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट कंसर्न बात करेंगे आपकी। अगर आप वर्तमान में किसी नौकरी में हैं तो, और आप अक्ष जॉब मतलब कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या कहीं सर्विंग, डिफेंस सर्विस, कोई भी हो सकता है आप में से कोई भी कैंडिडेट। सब्जेक्ट में देखिए होता क्या, ये बच्चों को एक भ्रांति है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे मान लो किसी ने मास्टर डिग्री कर लिया, देखो किसी ने मान लो सिंपल बीए बीएससी किया है, तब संभावना बनती है कि आपसे अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट, जैसे मान लो किसी ने बीए किया है और बीए के बाद में अभी एमए किया नहीं है, और उसके बीए में जो सब्जेक्ट हैं वो 3 हैं, लिटरेचर इंग्लिश लिखता हूं मैं, ज्योग्राफी लिखता हूं एंड हिस्ट्री लिखता हूं, या आपके कोई कोई से भी सब्जेक्ट हो सकते। अब अगर आपने केवल ग्रेजुएशन तक किया है, संभावनाएं हैं, इंटरव्यू बोर्ड को हम कैसे मैनेज कर पाए वो तो अपने ऊपर है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अब आपका लिटरेचर इंग्लिश है, तो आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि आपको लिटरेचर इंग्लिश के बारे में, इवन फेमस जो आपके पोइट हैं उनके बारे में, ड्रामा, कुछ नॉवेल के बारे में पूछ लिया, शेक्सपियर की 2 रचनाओं के नाम लिखे, तो आपके अगर दिमाग में अक्सर हेमलेट और सेलाई कंपेयर दी मेरे याद है, जॉन डन के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा आपको बता देना है, हिंदी में ही बताना है, क्योंकि मीडियम के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं कि लिटरेचर इंग्लिश है तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। आपकी जो मीडियम है इंटरव्यू का, आप उसमें कंफर्टेबली उसका आंसर कर सकते हैं। बट आप थोड़ा आगे बढ़ गए, बीए के बाद में आपने मास्टर डिग्री कर लिया, और मास्टर आपने किया पॉलिटी से या हिस्ट्री से, तब आपको इन ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबा टाइम गुजर गया, आपने मास्टर कर लिया। तो जो मास्टर्स के आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और आपने पढ़ाई होगा, 95% बच्चों ने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसा नहीं कि घुस घुस के अंदर से तैयार करें। आपको ज़्यादा भी कुछ नहीं करो तो आप ये कमांड चैट जीपीटी को दे सकते हो, पूरा क्या लिख के दोगे कि मैंने एमए हिस्ट्री से किया है, अब मुझे, अब एमए हिस्ट्री में भी जैसे सेगमेंट है, आपने मिडाइवल किया, मॉडर्न से किया, एंशिएंट से किया, विश्व से किया, मान लो आप उसको चैट जीपीटी कमांड दो कि मुझे कोई 50 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, वो निकाल के दो, वो पूछ ले। जैसे मुझे क्वेश्चन आपको बता दो, एक बहुत छोटा सा बच्चा और वो आपको कहे कि मुझे मैंने पॉलिटी पढ़ा और मुझे मूल अधिकार पता है, क्लास 4, 6, 7 का बच्चा, अब बेसिकली पूछ लेंगे कि संपत्ति का कब हटाया गया, कितनी संख्या है, ठीक है ना, समानता का कहाँ पे लिखा हुआ। अब घुसेंगे थोड़ी अंदर कि बताइए 15/6 कब जोड़ा गया, ऐसा नहीं, वो बेसिक पूछते हैं। यही बीएससी और एमएससी, जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है पीसी और पीसीएम, फिर आपने एमएससी अगर मान लो केमिस्ट्री से कर लिया, तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, अब केमिस्ट्री अब भूल गए होंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया मास्टर वाले का होना चाहिए, ग्रेजुएशन वाले का नहीं हो तो भी चलेगा। आपने एमबीबीएस किया है तब पूरी पूरी संभावना है ही कि आपको मेडिकल, आपके एमबीबीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, फोरेंसिक साइंस के बारे में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट लगते हैं उसके बारे में पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग किया है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर आएंगे यहाँ पे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका क्या, किस ब्रांच से किया है, इंजीनियरिंग छोड़ के इधर क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन। अदर सब्जेक्ट भी आपके हो सकते हैं, किसी के कॉमर्स हो सकता है, किसी ने एमबीए किया होगा, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रीम के बारे में देखिए, उससे आपकी सीरियसनेस पता लगेगी उनको कि आपको, जैसे किसी को मान लो कोई डिफेंस से है या सीएपीएफ से है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उनको पूछ लिया कि कमांडेंट के इक्विवेलेंट अगर पुलिस में देखा जाए तो कौन सा पद होता है, या पूछ लिए कि ग्रुप कैप्टन जो एयरफोर्स में है उसके इक्विवेलेंट आर्मी का कौन सा पद होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता कि आप हर चीज को मेमोराइज करें, मैंने कहा ना, जो सबसे ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं। इससे ये पता लगेगा कि आप अपनी जॉब को लेकर कितने सीरियस थे।
और अभी नेक्स्ट जो जॉब आप अचीव करेंगे उसको लेकर कितने सीरियस होंगे। हाँ, किसी भी एसडीएम की क्या कार्यवाही होगी आगे जाकर, डीएसपी आगे क्या करेगा, एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि नौकरी लगने की, अभी तो लगने के लिए आ रहे हैं, वो तो प्रैक्टिकल में वो बाद में करेंगे। ये पूछ लेंगे डीएसपी की कितने साल की ट्रेनिंग होती है, फील्ड अटैचमेंट कितना होता है, डीएसपी कितने साल में एडिशनल एसपी बन सकता है, ऐसे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको उस नौकरी के बारे में पूछे जाएंगे जो आपने पहले कर ली। अक्स जॉब मैंने लिखा है, कोई सी भी जॉब हो सकती है, इसमें आपकी हेल्प मोर कर दूंगा। ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। नाम आपने देख लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली। अब आप इन कंसर्निंग सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा तैयार करना शुरू कर दें। कुछ स्वाभाविक जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जैसे मान लो कोई एमबीबीएस किया और उसको ओपीडी और आईपीडी के बारे में पूछे, बहुत सामान्य बात बता रहा हूँ, आपको ध्यान तो होना ही चाहिए ना कि इसकी क्या प्रोविजन है, आईपीडी की क्या प्रोविजन है, थोड़ा थोड़ा अगर आपकी स्ट्रीम समझे। अब जैसे हम लोग पीडियाट्रिक्स से हैं, तब आपको उसके बारे में थोड़ा सा कंसर्निंग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए। अब एक यहाँ दिक्कत आती है, कोई एक आर्मी पर्सन है डिफेंस का, वो कहेगा सर मैंने एमए भी कर रखा है, तो आप निश्चिंत रहे, आपको एमए के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वो मान के चलते हैं कि यार इन्होंने एमए किया था या ग्रेजुएशन किया था, एक लंबा टाइम गुजर गया, और आप अपने आप को बचा भी सकते हैं ये बोलकर कि सर मुझे लंबा समय हो गया सब्जेक्ट को अब छोड़े हुए, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पर अगर किसी ने रिसेंटली मास्टर डिग्री किया है, फिजिक्स एमएससी किया है, तो फिर वो ज़रूरी है कि उसको थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए। ये आपका दूसरा आप जो कॉलम बनाएंगे वो क्वालिफिकेशंस को लेकर बनाएंगे, योग्यताओं को लेकर कि आपने क्या किया है असल में। फिर इससे एक स्वाभाविक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। जैसे किसी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया तो थोड़ा तो हल्का सा, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सर इसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, 1949 में हुआ था। आपको एक लाइन में ये भी याद रखना, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, वो छोटा सा, जैसे आपने एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस किया है, तो उस मेडिकल कॉलेज की एक लाइन तो आपको पता होनी चाहिए ना कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब का है, बस ज्यादा नहीं। ये आपका सब्जेक्ट, आपकी नौकरी। अभी कोई वर्तमान में कोई आप नौकरी में, जैसे कोई पुलिस में कोई कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, उसको जरूर ध्यान होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं कि भाई एफआईआर और एफआर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ। अभी जो इंडियन पिनल कोड है उसको रिप्लेस करके जो न्याय संहिता लाई गई है, उसके क्या लाभ होंगे। पुलिस को लेकर लोगों की एक धारणा, छवि थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप इसको लेकर क्या सुझाव देंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ। कोई वर्तमान में किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो उसको फिर थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, साइबर हमलों के बारे में पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर कौन कौन सी कमेटीज बनी, आपको थोड़ा और पूछा जा सकता है कि आप एसएलआर सीआरआर के बारे में क्या जानते हैं। हालांकि बैंकिंग का हिस्सा नहीं है नौकरी का, पर भी उनको क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, तो पूछे जा सकते हैं, आपको प्रिपेयर करना है। स्टिक होम टाउन, ये इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग होगा, देखिए, क्योंकि उनके ज़्यादा जो रोल रहेगा वो उनके सब्जेक्ट का ही रहता है। उनसे पढ़वा के भी देखेंगे, उस पर भी कभी बात कर लेंगे, चाहे उनसे पढ़वा के भी देखते हैं, टॉपिक चूज करना है उनको, फिर उनके सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वहाँ कोई इफ बट नहीं लगा सकता। डिस्ट्रिक्ट और होम टाउन के बारे में, देखिए आप जिस भी ज़िले से आते हैं, कि तहसील से, अगर आपकी तहसील बहुत फेमस है की बात है, ठीक है, तो आप अपने होम टाउन को लेकर सबसे पहले तो आपको उसका लोकेशन, क्षेत्र, उसकी स्थिति, उसका क्षेत्रफल, ज्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत पॉइंट में, क्षेत्रफल भी क्यों, वो राजस्थान में कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन से नंबर पे कर रहा है, इतना इसलिए। फिर अब अंदर घुसते हैं, उसका टेरेन कैसा है, मतलब उसकी जलवायु कैसी है। हम इसको ऐसे बांट सकते हैं, देखिए अगर चाहो तो, कि आप अपना जो होम टाउन है इसको किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप एक तो ज्योग्राफिकल हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, भूगोल के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, मृदा, वनस्पति, कोई फसल, एक एक लाइन में, ठीक है, कोई फेमस रिवर है तो, कोई फेमस डैम बना हुआ है, कोई जल विद्युत परियोजना है,
कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है तो एक तो ज्योग्राफिकल हो गया, दूसरा हिस्टोरिकल। अब जैसे कोई बच्चा चित्तौड़ का है, कोई बच्चा मेवाड़ का है, संभावना तो है ही ना कि उनका इतिहास लंबा टाइम तक पढ़ाया जाता है और उनका एक अच्छा इतिहास रहा है। तो आपके, अब जैसे मान लो कोई बच्चा सीकर से है, कोई झुंझुनू से है, उनका बहुत इतिहास की जरूरत नहीं, ये लास्ट ये पूछा जा सकता है कि झुंझुनू आपके जिले का नाम है तो उसका नाम झुंझुनू पड़ा क्यों, बस आपको बस इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ज्यादा जरूरत आपको नहीं करके। अब बूंदी का नाम आए तो आपको बच्चे बता देंगे भाई बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी पड़ा, फिर उसका प्रजामंडल में कब विलय हुआ ये बता सकते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां हुई तो किसान आंदोलन हुए, तो थोड़ा थोड़ा एक दो पेज में तैयार करना है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। एक इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें। हालांकि वो ज्योग्राफी में हम कवर कर सकते हैं इंडस्ट्री वाला, पर हाँ थोड़ा सा आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको उसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी आपको याद रखना। और अंतिम कुछ अदर जो बातें आती है, वो अदर्स में क्या क्या आ सकता है। अदर्स में हालांकि वो इनको हमने अलग अलग जानबूझ के कैटेगराइज किया, बाकी तो एक ही जगह होता है। जैसे आपको उसके लिंगानुपात का ध्यान होना चाहिए, उसके बाल लिंगानुपात का ध्यान होना चाहिए, इसके अलावा साक्षरता दर आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन और बन सकते हैं कि आपका जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ लोकेटेड है, और आपके ऐसा बहुत रेयर संभावना है। आप ये बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की सीमा लगती है। भाई इंटरव्यू बोर्ड का और मौत का पता नहीं होता कि क्या कब आ जाए और क्या पूछ ले, समझ में आ गया। हमें प्रिपेयर रहना है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन को डिवाइड कर लेंगे, समझ में आ गया। जैसे मान लो एक किसी इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ लिया तो झुंझुनू इतना फेमस है, इसमें कोई नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज क्यों नहीं है कोई, तो उसका क्या रीजन होगा, कुछ बता सकते हैं आप ऐसा। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। आप सीकर से हैं, जयपुर से, पूछ सकते हैं कि ये इतने शिक्षित जिले हैं इसके बावजूद इनमें लिंगानुपात इतना कम क्यों है। इसका मतलब कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत ज्यादा होती होंगी यहाँ पे, जबकि आदिवासी क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा जो एरियाज आते हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, पर उनका लिंगानुपात हमेशा ज्यादा रहता है। इसका क्या कारण है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। मैं कोशिश करूंगा ये लिस्ट बना के दूं आपको इनकी भी। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट और होम टाउन के बारे में क्या क्या याद रख सकते हैं। उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे स्थित है, कोई फेमस रिवर है उसके बारे में आपको याद रखना है, कोई डैम के बारे में याद रखना है, कि इंडस्ट्री के बारे में याद रखना है, उसकी जलवायु कैसी है, उसकी मृदा कैसी है, फसलें कौन सी होती हैं, वहाँ की स्थानीय वनस्पति, वेशभूषा, वहाँ का कोई बहुत प्रसिद्ध कोई खाना होता है, कोई रबड़ी है, कोई कचौरी है, कोई चिड़ावा एक जगह वहाँ के पेड़े प्रसिद्ध है, जोधपुर की कचौरियाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा कुछ करके आपको याद रखना है। हिस्ट्री इसके नाम की है, बाकी तो अगर कोई जैसे सिखावाटी किसान आंदोलन आ जाए, आप जयपुर से है, सीकर से है, या फिर आपको बिजोलिया के बारे में पूछा जा सकता है, समझ में आ गया ना, कि भीलवाड़ा से हैं तो, अजमेर से हैं तो आपको एकीकरण के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। इको में थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के बारे में, और अदर में कुछ जो आपको कुछ और क्वेश्चन समझ में आते हैं आपके जिले को लेकर, वो आप कर सकते हैं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिलेबस को। सिलेबस में मतलब मेरा पर्सनली मानना है ये, एक आपको एथिक्स अभी से प्रिपेयर करना, नीति शास्त्र जो 9 की 9 यूनिट है आपके, उसमें केस स्टडी भी शामिल है, अच्छे से तैयार कर लेना है। एक आपको टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, एक टेक्नोलॉजी, एक पबेड, एक सोशियोलॉजी, एक करंट में आ जाएगा पर पॉलिटी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मूल करते हुए नाम पूछ लिया कि 11 मूल करते हुए सुना दो, प्रस्तावना सुना दो, नहीं सुनाई जाती है। शुरुआत तो कर देना, वो रोक लेंगे आपको बीच में ही, ऐसे नहीं सर मुझे नहीं आ रही प्रस्तावना, आदि पढ़ी जैसे सुनाई जाए सुनाने का प्रयास करेंगे, फिर रोक देते हैं बीच में, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपके सिलेबस में सोशियो, एथिक्स, पबेड, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इनको तो अभी से प्रिपेयर करना ही है आपको। देखो बहुत डीप में जाके नहीं है आपको। जैसे आपके गांधी का एथिक्स लगाओ तो गांधी के बारे में आपको 5-7 अच्छे क्वेश्चन तैयार, गीता के बारे में ऐसे। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा कोई दायरा नहीं है। करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से आज तैयार करने की जरूरत नहीं। जब इंटरव्यू का शेड्यूल आए, जब शुरू हुए इंटरव्यू, तो 2-1 महीने पहले की घटनाएं, जैसे 2 महीने से लेकर और जब तक इंटरव्यू चलता तब तक का, और बहुत फेमस घटनाएं, इनको हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। विजन की मैगजीन आती है, इसको चाहें तो आप विजन आईएएस को मंथली, इस मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं, विजन आईएएस वाली को। समझ में आ गया ना? इससे फायदा क्या होगा अपने? फायदा ये होगा कि आपको मुद्दों की समझ आ जाएगी, और उसमें बहुत मुद्दे नहीं, केवल 3 ही प्रकार के मुद्दे। एक आईआर के, पहली बात तो, दूसरा इकोनॉमिक्स के, और तीसरा पॉलिटिकली। बस 3 मुद्दे आपको पढ़ने इसमें। इसके अलावा इसी पूरी को नहीं पढ़ना। अभी से चाहे शुरू कर सकते हो, फायदा होएगा इसमें। हॉबी, हॉबी पर मैं लूंगा क्लास अलग से, क्योंकि अभी हॉबी तक पहुंचने के लिए पॉइंट नंबर 6 है ये। आज ही तो आप हॉबी प्रिपेयर नहीं करोगे। जब तक जितना आपको होमवर्क दिया है वो प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मैं हॉबीज पर भी क्लास ले लूंगा। कुछ 10-20 हॉबीज हम छांट लेंगे। अब आपने बता दिया, अब एक बच्चे ने बता रखा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, चेस खेलना। फिर चेस को लेकर सवाल पूछे 2-3, वो बेसिक सवाल नहीं बता पाए। तो ऐसा नहीं है कि उनको दिखाने के लिए कि बहुत ही स्मार्ट आदमी है, तो ये तो चेस का जोरदार खिलाड़ी है, काम नहीं आएगा। वो क्वेश्चन पूछेंगे फुटबॉल के बारे में, फिर आपको पता ही नहीं कि उसकी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो फिर काम नहीं आएगा। क्रिकेट में पता ही नहीं कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल, ये सभी को पता होगा, पर ऐसे कुछ बेसिक सवाल भी नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगी। तो कुछ कुकिंग है, कुछ गार्डनिंग है, कुछ ना कुछ लगाएंगे जोड़ तोड़ इसमें भी। प्लस और माइनस आपकी कुछ 5-7 आपको अच्छाइयाँ बता दूंगा। वैसे आप मुझे पता सारे अच्छे लोग हैं, कमी तो आप में ढूंढे भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही कुछ 5-4 कमी बता दूंगा, जिन कमियों को हम ले लेंगे। भाई यू आपका चुनाव क्यों करें, चैट जीपीटी अच्छा उत्तर देगी इसका, मैं भी दे दूंगा। अंतिम सिचुएशनल क्वेश्चन, कुछ कहा नहीं जा सकता इनके बारे में, बट कोशिश की जाएगी कि आपको सिचुएशनल क्वेश्चन के बारे में कुछ बताया जाए। आपका तो काम यही है ना अब, कि आप एक तो अच्छी डायरी ले आए मोटी सी, तो उसमें ये लिखना आपके नाम के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, होम टाउन के बारे में, तो जरूरत ही नहीं किसी की, गूगल करें, लिख सकते हैं। फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आपके सिलेबस के बारे में, आरएस मेंस के सिलेबस के बारे में, कि आप लोग अभी घबरा जाते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत के बिंदु मैंने बताया, आपका नाम, इसकी डिटेल निकाल लो, आप अपने डीओबी की डिटेल्स कुछ फिल कर लें, आप अपने होम टाउन की, ये ज़रूरत नहीं है ना आपको किसी की, सीधा गूगल करेंगे, कुछ चीज़ें लिख लेंगे। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट की और आरएस मुख्य परीक्षा की सिलेबस की, इसके लिए तो आपको अभी किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तक करेंगे, आगे कुछ हॉबीज़ को लेकर वो उनको मैं प्रिपेयर करवाने वाला हूँ आपको। ठीक, नंबर आपको बता दिए, एक बार मैं और लिख देता हूँ। 2 काम कर सकते हैं इस पर। एक तो आपका ऐसा एक इंटरव्यू का मैं ग्रुप बना दूंगा, और इसमें बहुत ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं है। अपने गौरव गुडानिया जी जो आईएएस हैं, चंदेलिया जी एसडीएम, बाबूलाल जी आरटीएस, 2-4 और जो अच्छे लोग हैं, जो जानते हैं चीज़ों को, अच्छे से आपको बता सकते हैं, उनको इस ग्रुप में आपके साथ शामिल करवा देंगे, ताकि वो आपको, जैसे कोई क्वेश्चन आए, अब इतना समय तो नहीं होता हर एक आदमी को कि पूरे दिन आपको गाइड करे, कभी कोई दिक्कत आए तो आपको बता दें। और दूसरा ये होता है कि इस ओपन ग्रुप में आप खुद से भी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि लाइक माइंडेड, अभी आपके लिंक में 3 लोग होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, यहाँ आपको 150 लोग मिल जाते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार की हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये आप अपना ऐसे नाम और इंटरव्यू का लिख कर भेज दें, इससे फायदा होगा। चलिए, कम से कम आप यहाँ तक तो पहुंचे। हाँ, डेफ को लेकर एक सवाल होगा अभी बहुत जल्दी। आरपीएससी की वेबसाइट पर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको। सेकंड के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा डेफ में यहाँ पे लगा के पीडीएफ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा भरवाऊंगा। एक दिन क्लास लेंगे कि आप अपनी सर्विस की प्रेफरेंसेस में क्या चुने, पहले नंबर पे क्या रखें, दूसरे पर, वो लंबी क्लास होगी, उसको लेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और आगे बात कर लेंगे।